Yes, sir. हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डाटा कृष्णा कोचिंग आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द हेडिंग ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स, और वो है वॉइड एग्रीमेंट्स बिकॉज द एग्रीमेंट वाज बाय मींस ऑफ वेजर। एग्रीमेंट बाय मींस ऑफ वेजर यानी वेजरिंग एग्रीमेंट यानी शर्तें। ठीक है जी, शर्तें वॉइड है। An agreement entered into by the parties by means of wager means दो लोगों में कोई शर्त लग गई है। जैसे कि आपकी मेरी शर्त लग गई है, ए और बी की शर्त लग गई। ए कहता है बारिश आएगी कल तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। बी कहता है अगर नहीं आती है तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। बारिश नहीं आई, अब बी को पैसे देने तो हैं, पर क्या ए इस एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट में जा सकता है? आंसर नो, बिकॉज दिस इज वॉइड, इट हैज नो लीगल इफेक्ट्स। ओके, क्रिकेट की बैटिंग भी इसी तरह से वॉइड है। क्लियर? और हम आगे चलते हैं अब। ठीक है, इसको इन डेप्थ हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। ठीक है, और सेक्शन 30 ऑफ बेरट भी मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, बल्कि मैं स्टार्ट करना चाहूंगा किससे? बेरट से। लेट्स स्टार्ट विद द बेरट। Here comes the Berak in front of you, section 3030 of Indian Contract Act. क्या कहता है सेक्शन 30? अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। ओके, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, एग्रीमेंट्स by way of a wager are void, and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. मैं इसकी सेक्शन 3030 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपको समझाऊंगा कि ये रूल क्यों बने, मगर उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा ये एक्सेप्शन और ये प्रोविसो। समझिए, एक्सेप्शन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग, क्योंकि हॉर्स रेसिंग लंबे समय से भारत में चला आ रहा है, और खासकर वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने लॉज बनाए थे, ठीक है, उन लोगों का भी बहुत इंटरेस्ट था इस गेम में। ठीक है, तो इसको एक एक्सेप्शन के रूप में सामने रखा गया। This section shall not be deemed to render unlawful a subscription or contribution or agreement to subscribe or contribute made or entered into for or toward any plate, prize or sum of money of the value or amount of 500 rupees or upwards, minimum 500, to be awarded to the winner or winners of any horse race, घुड़दौड़। ठीक है जी, तो हॉर्स रेसिंग में अगर अवार्ड 500 और मोर है, ठीक है, और आपने एक घोड़े पर पैसा लगाया है, तो आपका ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। हालांकि कौन सा घोड़ा जीतेगा, सफेद या काला, ये भी शर्त है। ठीक है, मगर फिर भी इसको हम क्या मानकर चलते हैं कि वैलिड है, एक्सेप्शन क्रिएटेड है। फिर क्योंकि इसके अंदर एक और भी बात है कि जो जॉकी होता है, जो उस घोड़े को दौड़ा रहा होता है, उसका स्किल भी इन्वॉल्व होता है एक घोड़े को दौड़ाने में। तो इस कारण से प्योरली अ मैटर ऑफ चांस नहीं माना जाता इसको, और ये आपकी जजमेंट है कि किस में कितना दम है। दूसरा, सेक्शन 294A, ठीक है, अब हम किस चीज के बारे में बात करें वो देखिए। सेक्शन 294A ऑफ आईपीसी not affected. Nothing in this section shall be deemed to legalize any transaction connected with horse racing to which the provisions of section 24A of IPC apply. ठीक है जी, अब मैं इसको डेप्थ में समझाता हूँ आपको। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, वॉइड एग्रीमेंट, ये जो टर्म है वेजर, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड नहीं है, नीदर डिफाइंड नॉर एक्सप्लेन्ड। ठीक है जी, कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बताया हुआ। अब क्या मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट, इस वर्ड का? क्योंकि
क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, इससे एक सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, दैट क्रिएट्स टीईएस क्रिएट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है जी। और द लिटरल मीनिंग वेजर का क्या होता है? अ गैम्बल, एक जुआ, एक शर्त। लॉर्ड जस्टिस हॉकिंस ने he got an opportunity to explain this. कार्नेल वर्सेस कार्पोलिक स्मोक बॉल कंपनी में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया, वेजर को। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इतिहास, हिस्ट्री क्या है इसकी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स हुआ करते थे जो कि इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड जाते थे। तो जब इंग्लैंड से आ रहे होते थे ये शिप्स, इसमें कुछ मैन एंड वुमेन भी ट्रैवल कर रहे थे। कई बार हाई ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसमें ट्रैवल कर रहे हुआ करते थे। ठीक है जी। और द फ्रेज वेजर इन इंडिया हैज कॉरस्पॉन्डिंग वेजरिंग ट्रांजैक्शन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं बोलते, वहां वेजरिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। These appear to be similar. Okay, Britishers were basically traders and not rulers. तो ईस्ट इंडिया कंपनी came to India as a trading concern. तो उनके शिप्स लंदन से चलते थे यहाँ आने के लिए। एक large crowd in India, a large crowd used to stand on the shore, worried for the crew members and goods. There was a sense of insecurity. जो माल किसी ने वहां से बुक करवा रखा है, महंगा सामान, वो यहाँ आके बिकेगा, तो एक लाला डर रहा होता था भारत में कहीं शिप डूब ना जाए। तो लोगों ने इस पर शर्तें लगानी शुरू कर दी, वेदर शिप विल कम बैक और नॉट, डूबेगा या नहीं। ना सिर्फ शर्तें लगानी शुरू कर दी, जादू टूना तक करवाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो शिप को डुबोने की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। वो शिप जिसमें हाई ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रैवल कर रहे थे, मात्र एक 500 रुपए या 100 रुपए की शर्त को जीतने के लिए। क्लियर? जब ये बात हाई ऑफिसर्स तक पहुंची कि जिस शिप में मैं ट्रेवल कर रहा था, उस शिप के डूबने की कितने ही हजारों लोग दुआएं मांग रहे थे। ठीक है, उन्हें बुरा लगा और ये एक कारण बना, ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए कि वो इनको वॉइड ही डिक्लेयर कर दे। दूसरा कारण, ट्रेड रिलेशंस थे दो देशों में, फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, कहा जाता है 100 साल तक इनके बीच में जंग चली है। तो बाद में फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, फ्रांस का जो हीरो था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने, महल में नजरबंद, और वहां पर उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगी। लोग ये भी कह रहे थे शायद स्लो पॉइजनिंग हो रही है नेपोलियन की, एंड ही विल डाई सून। ओके, तो शर्तें लगती थी ईयर के एंड तक वो मरेगा या नहीं, कि इस बार की 31 दिसंबर तक वो मरेगा या नहीं मरेगा। और फिर कई लोग उसके मरने की दुआएं इंग्लैंड में मांगते थे, जिसकी वजह से दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे थे। तो ये जो हिस्टोरिकल रीजंस मैंने आपको बताए हैं, ये मेन कारण थे वेजरिंग एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। क्यों? इन केस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी शिप्स, पीपल हैविंग नो इंटरेस्ट इन गुड्स और पीपल इंटेंशनली यूज्ड टू प्रे फॉर डेथ ऑफ पीपल एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी। एंड इन द केस ऑफ नेपोलियन, people used to pray for his death. This affected the relations between international relations between the two countries. तो पॉलिसी, ये तो था हिस्टोरिकल। अब आ जाओ पॉलिसी रीजंस। देखिए, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट में है कि रिस्क लेने में मजा आता है। Sometimes taking chance or risk becomes addiction, and this can produce dangerous results. तो लॉ मेकर्स की ड्यूटी बनती है कि इसको डिस्करेज किया जाए, गैम्बलिंग को डिस्करेज किया जाए। इट इज वॉइड बट नॉट प्रोहिबिटेड। इफ नॉट इन गैम्बलिंग, वॉइड है। इट इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ नॉट इन पब्लिक प्लेस। क्लियर? देन अनसर्टेन सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अनसर्टेन सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट बी द, एक अनसर्टेन चीज कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर हो ही नहीं सकता। अब जस्टिस हॉकिंस ने किस रूप में वेजर के कॉन्सेप्ट के इंग्रेडिएंट्स को सामने रखा? कितने इंग्रेडिएंट्स और कौन कौन? सबसे पहला, अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बाजी लगाई गई है। दूसरा,
दोनों पार्टीज के ऑपोजिट व्यूज है। एक कहेगा कि कल बारिश आएगी, एक कह रहा है बारिश नहीं आएगी। और फिर कुछ वैल्यूएबल उन्होंने स्टेक पर लगा दिया। एक की जीत में दूसरे की हार है, दूसरे की हार में पहले की जीत है। ये सबसे जरूरी चीज है और टेक्निकल पॉइंट है। और फिर इनको हार जीत के अलावा किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई जिए कोई मरे, बस इनको उस पैसे से मतलब है जो इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स थे। लास्ट जिसमें आते हैं दो, ये क्या, दोनों में से किसी पार्टी का हार जीत उस इवेंट हैपनिंग नॉट हैपनिंग में कोई हाथ नहीं है, कोई जजमेंट, कोई स्किल, कोई नॉलेज नहीं है। और स्टेक्स वेरी कर सकते हैं। एक तरफ से एक आदमी ने लगाया 10 रुपया, दूसरे ने लगाया 100 रुपया, स्टेक नीड नॉट बी इक्वल। ये मेन बातें कही जस्टिस हॉकिंस ने। अब मैं इसको डेप्थ में पढ़ाता हूँ आपको। ठीक, ये देखिए, ये आता है फर्स्ट पॉइंट, अनसर्टेन इवेंट। सर्टेन, क्या पास्ट इवेंट के लिए भी शर्त लग सकती है? हाँ लग सकती है, प्रोवाइडेड दोनों में से किसी पार्टी को पता नहीं है कि वो इवेंट हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी एन अनसर्टेन इवेंट। जनरली ये फ्यूचर इवेंट, लेकिन इट शुड बी अनसर्टेन। इवेंट मे बी अ पास्ट इवेंट। ठीक है, इफ द पार्टीज आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स रिजल्ट, हुआ था वो काम या नहीं, तो पास्ट इवेंट पर भी शर्त लग सकती है। फिर दो अपोजिट व्यूज, पार्टीज के व्यूज अलग अलग है, एक को लग रहा है होगा, एक को लगता है नहीं होगा, कि आउटकम क्या होगा, दोनों अलग डिफरेंट नहीं ऑपोजिट सोच रहे हैं हैपनिंग ऑफ दैट अनसर्टेन इवेंट को लेकर। वन पार्टी शुड से इट वुड हैपन, अदर सेज इट वुड नॉट हैपन। ठीक है, ऑपोजिट व्यूज होने चाहिए, पोलरली ऑपोजिट। और आगे चलते हैं। फिर it should be agreed if the event takes place, A pays B, and if not then B pays A. Yani money should be at a stake. Okay, it could be money or something valuable. ठीक है, then mutual chances of gain or loss, एक के फायदे में दूसरे का नुकसान। there should be a chance of one party winning and the other party losing on the determination of the event। अगर जो इसका भी फायदा इसका भी फायदा, ये शर्त नहीं है, इसके प्रॉफिट में इसका लॉस और इसके प्रॉफिट में इसका लॉस होना जरूरी है। अब इसको समझाने के लिए मैं केस का एग्जांपल देता हूँ। बाबा साहेब वर्सेस राजा राम, 1931 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था। दो रेसलर्स थे जिन्होंने एग्री किया टू प्ले, ये प्ले आएगा PL, टू प्ले अ रेसलिंग मैच, इस कंडीशन पर कि जो पार्टी फेल हो जाएंगी, फेलिंग टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड, was to forfeit out of the gate money collected ₹500 to the opposite party। ठीक है, तो जितना पैसा इकट्ठा होगा उसमें से 500 रुपया दूसरी पार्टी को चला जाएगा। ठीक है, अब एक पार्टी का फायदे में दूसरी पार्टी का नुकसान नहीं है। यहाँ द डिफेंडेंट फेल्ड टू अपीयर इन द रिंग, plaintiff sued him for 500। समझ में आया? अब हो क्या रहा है कि एक पार्टी के फायदे में दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, तो डिफेंडेंट ने प्ली ली। ठीक है, टू प्ली ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वेजर व्हिच कोर्ट रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट नीदर साइड वाज टू लूज एनीथिंग एज द सम वाज टू बी पेड आउट ऑफ गेट मनी। दूसरे की जेब से तो पैसा जा रहा ही नहीं था, तो अगर दूसरी जेब से जाए तभी वो वेजर है। अब एक और केस हुआ, डिगल वर्सेस हाइड। इसमें क्या हुआ, एक एग्रीमेंट को इसलिए वॉइड ठहराया गया एज बीइंग अ वेजिंग वन एज टेक्स आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द लूजर, कि जो हारेगा उसको पैसे देने होंगे। फिर पार्टी का कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नीदर पार्टी शुड हैव एनी इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट द सम और स्टेक। ठीक है, खुद अपनी ही चीज को किसने इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया कि मैं आपको दूंगा 10,000 रुपए, अगर तो मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया तो जितना खर्चा होगा वो आप दोगे, नहीं होगा तो मेरे 10,000 रुपए गए। क्या एक एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर है? नहीं। क्यों? आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस कार में, आप चाहोगे आपकी कार सेफ रहे। आप क्या करते हो, 10,000 रुपए का आप प्रीमियम पे कर देते हैं अपनी कार की इंश्योरेंस। GIC की बात कर रहे हो, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, LIC और GIC दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस को GIC कहते हैं। ठीक है जी। और मान लो फिर कार का एक्सीडेंट अगर 10 लाख का भी हुआ तभी कंपनी देगी। ठीक है जी, तो आपने स्टेक पर लगा दिया 10,000 रुपए, अगर पूरे साल में कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो आपके 10,000 गए, और हो गया तो जितना भी खर्चा होगा चाहे वो 10 लाख हो
वो आपको कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो देगी। क्या ये भी वेजिंग एग्रीमेंट है? नहीं, ये वेजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ स्टेक मनी, आपके पास एक और चीज है, वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यू हैव इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। This distinguishes wagering agreement from a contract of insurance, which requires an insurable interest, an interest in the existence and preservation of the thing insured. आप चाहोगे आपकी गाड़ी हमेशा सेफ रहे। अब बात करेंगे हम स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस की। एक ऐसा एग्रीमेंट टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स ऑन अ स्पेसिफाइड डे हैज बीन रिपीटेडली हेल्ड टू बी अ वेजर। आपने एक चीज का सौदा कर लिया, 1000 bags of rice at the rate of ₹25 per kg। अब अगर तो रेट बढ़ गया, ठीक है जी, तो आपको डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा। रेट डाउन आ गया तो आपको डिफरेंस अमाउंट, वाइस वर्सा। समझ में आया? जैसे आपने एक पार्टी को कहा कि आप एक दुकानदार है, आप मंडी में जहां से सामान उठाते हैं बड़े होलसेलर से, उसे आप कहते हैं 1000 बैग्स खरीदने का सौदा करता हूं और 3 महीने के बाद डिलीवरी लूंगा। ठीक है जी, 3 महीने बाद का प्राइस देख लिया जाएगा। ठीक है, अगर तो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो हम वो कहेगा ठीक है मैं उठाता नहीं हूं, बस बढ़े हुए प्राइस के पैसे दे दो। और कम हो गया तो उतने पैसों से देने पड़ेंगे। कोर्ट्स कहती आई है ये एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेंचर है। Here parties never intend any actual transfer। दोनों में पहली बात हुई थी डिलीवरी राइस की कभी होगी नहीं, बस डिफरेंस ऑफ द अमाउंट या लिया जाएगा या दिया जाएगा, तो ये वेजर है। There must be from the beginning a common intention of both the parties to make and accept no delivery and to deal only in differences। तब ये वेजिंग बनेगा और तब ये वॉइड होगा। और दोनों में से किसी पार्टी का उस इवेंट के हैपनिंग नॉन हैपनिंग पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए और स्टेक्स में वेरी। अब इससे जुड़ा हुआ एक और एस्पेक्ट है चिट फंड का। चिट फंड वेजर नहीं है। इट इज नो डाउट ट्रू दैट गेन में कम टू सम ऑफ द मेंबर्स बट नन ऑफ देम स्टैंड्स टू लूज हिज मनी फॉर हिज पीरियोडिकल डिपॉजिट, जिसको हम कहते हैं ना कमेटियां डालते हैं, वो आर रिफंडेड टू हिम। क्योंकि जितना पैसा आपने डाला है वो आखिर में हर महीने जितने पैसे आप किस्त की देते हो एंड वो सारे पैसे आपको मिल जाते हैं, लॉस का चांस नहीं है, इसलिए वेजर नहीं है। लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस, इसलिए ये वेजिंग ट्रांजैक्शन है। और मोरओवर ये तो इलीगल भी डिक्लेयर की हुई है आईपीसी के अंतर्गत। और वेजरिंग एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या होता है और इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड कोलेटरल ट्रांजैक्शन। कोलेटरल समझाता हूं क्या होता है कि ए ने बी के साथ रेन की शर्त लगा ली, बारिश आएगी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया पे करूंगा। नहीं आई कोई रेन तो ये 1 लाख रुपया देगा, पे करना है। क्लियर? अब बारिश नहीं आई, क्लियर, तो अब बी को 1 लाख रुपया देना है, उसके पास नहीं है, तो उसने सी से लोन ले लिया और 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख का, और ये किसको दिया? ए को। बाद में सी ने केस किया बी पर, सी स्यूड बी किसके लिए? 1 लाख के लिए। क्या ये केस कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि ये वाली जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन बिटवीन सी एंड बी हुई है, क्योंकि बी को पैसे चुकाने पड़े 1 लाख रुपए, ठीक है, चाहे कोर्ट के थ्रू नहीं था पर भाईचारे और अपनी जुबान रखने के लिए इसने 1 लाख रुपया इसके पास था नहीं तो उधार लिया सी से और किसको दे दिया? ए को पे कर दिया। तो क्या वो उधार वाला पैसा सी लीगली मांग सकता है? ये सबसे बड़ा फर्क होता है एक वेजरिंग एग्रीमेंट में, एक वेजरिंग एग्रीमेंट में और एक इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट के साथ जुड़ी कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी वॉइड हो जाती है, मगर एक वेजिंग एग्रीमेंट के साथ जुड़ी कोलेटरल ट्रांजैक्शन वॉइड
नहीं होती। जैसे शर्त हार जाने पर 1 लाख रुपया चुकाने के लिए अगर आपने लोन लिया तो वो लोन आपको रीपे करना पड़ेगा, पर आपने किसी का मर्डर करवाने के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया। एक्स ने वाई का मर्डर करवाना था, इसके लिए उसने जेड से किया। सुपारी किलर, जेड है सुपारी किलर, जेड लोगों को मारता है, ठीक है। जेड से 5 लाख रुपीस का एक एग्रीमेंट किया, ये एग्रीमेंट इलीगल है। और फिर जेड ने मर्डर कर दिया वाई का। अब वो एक्स के पास गया, दो मुझे मेरे 5 लाख रुपए, एक्स के पास पैसे नहीं थे। अब ये ए के पास जाता है, उधार लेता है 5 लाख रुपीस और बता देता है उसे कि मैंने अपने दुश्मन वाई का मर्डर करवाया है, जिससे करवाया है उसका रेट है 5 लाख पर मर्डर। तो अब मुझे 5 लाख देना, मुझे लोन दे दीजिए। और ए ने खुशी खुशी 5 लाख रुपीस लोन दे दिया एक्स को। तो क्या ए अपना 5 लाख रुपीस जो है वो रिकवर कर सकता है लीगली बाय कोर्ट? आंसर इज नो। इलीगल एग्रीमेंट, अब जो एक्स और जेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ ये इलीगल है, क्लियर। तो इसके साथ जुड़ा जो ये कोलेटरल एग्रीमेंट है, ये वाला एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड एक्स, ये हो गया वॉइड, क्लियर। और आगे चलते हैं, ये देखिए effects of wagering agreement and collateral transaction. Though a wagering agreement is non-enforceable and void, it is not forbidden by law, and therefore transactions collateral to the main transaction are enforceable. Loan given to pay off a gambling debt recovery. जुए में आप हार गए, अब वो पैसा देने के लिए अगर आप किसी से लोन लेते हो तो वो लोन रिकवरेबल है। अब एक केस हुआ कि क्या, क्वेश्चन ये था, क्या वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? केस था घेरूलाल वर्सेस महादेव 1959, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, wager is not opposed to public policy because it has been recognized for centuries and has been tolerated by the public and state alike. तो बेट्स तो युग युगांतर से होती आ रही हैं। हालांकि महाराष्ट्र एंड गुजरात में क्या है, वेजरी एग्रीमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल आल्सो। बस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात द कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू वेजरी एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड। महाराष्ट्र गुजरात में शर्तें इलीगल भी है। एंड इज द वेजरी एग्रीमेंट इमोरल? नो, इट इज नॉट इमोरल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ सेक्सुअल इमोरलिटी को ही इमोरल माना गया है। अब दो एक्सेप्शंस की हम यहाँ बात करेंगे। ये कौन सी दो एक्सेप्शंस हैं? ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, देयर आर टू एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 30। पहला, हॉर्स रेस एंड क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशंस। अगर हॉर्स रेस में जो प्राइज मनी है उसकी वैल्यू 500 रुपीज या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो हरगिज भी ये इलीगल नहीं है, ठीक है। तो ये है तो वेजरी एग्रीमेंट, पर फिर भी ये वैलिड माना जाएगा, वॉइड नहीं होगा। दिस इज द एक्सेप्शन। मोरओवर, क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशंस में जो आप विन करते हो, क्या वो वेजरी एग्रीमेंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसमें स्किल इन्वॉल्व है, बिकॉज दीज टू आर गेम्स ऑफ मेयर स्किल। हॉर्स रेस में भी जो जॉकी घोड़ा दौड़ा रहा होता है उसका एक पर्सनल स्किल है, कौन सा जॉकी ज्यादा अच्छा घोड़े को दौड़ाएगा। तो इस कारण से स्किल इन्वॉल्व है, इसलिए हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशंस, these are not considered as agreements by way of wager or lottery, depends upon chance only, therefore it is wagering in nature. तो इस तरह से हम खत्म करने जा रहे हैं अपने इस टॉपिक को, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर को। In our next session, we'll be taking up with you contingent contracts. सेक्शन 31 से शुरू हो जाता है। मैं आपको ब्रेक भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है। हमारा जो चैप्टर 3 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट डील्स विद कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट्स, जो कि 31 से शुरू हो जाता है। 31, 32, 34, 30 ये नहीं, लेकिन 36 तक चलेगा। ये 36 तक चलेगा टॉपिक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगले सेशन में हम इसको बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। 37 नंबर सेक्शन से शुरू हो जाता है चैप्टर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्रैक्टिकल प्रोपोजिशंस आती हैं, क्लियर। सो आई हियर बाय एंड दिस सेशन। वुड यू लाइक टू
वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? आप कोई सवाल पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं।